ठीक है। एनाटॉमी का मतलब बता दिया हमने, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड बॉडी सेल्स। ठीक। ऑर्गन और ऑर्गन सेल्स, ठीक, उसमें जितने भी हमारे टिश्यू आते हैं वो सब हमारा एनाटॉमी में स्टडी करते हैं सारी चीज़ों पर। ठीक। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? स्मूथ, वो छोड़ो। टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में? कहाँ टिश्यू? आप लोग बताओ टिश्यू कहाँ होते हैं? कुछ टिश्यू के जैसे बताओ, कुछ टिश्यू के नाम बता दो कहाँ होते हैं। जैसे कौन से टिश्यू? वो तो टाइप बता रहे हैं, उसी टाइप कौन कौन से टिश्यू होते हैं वो भी पढ़ा होगा। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, वो भी एक टाइप है। इसमें क्या आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में? ब्लड। क्या बता रहे हो? बताओ तो सही बता दो, क्या बता रहे हो? ब्लड आता है ना। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोग साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग सुनते हैं कहीं ना कहीं पढ़ा है अपने कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसको बारे में डीप स्टडी नहीं करिए। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना, बॉडी को कनेक्ट करना। तो बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या बॉडी को, पूरे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के होते हैं। जैसे ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन तक जाता है, कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को। और लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और बोन के सेल वो भी टिश्यू है। बोन के सेल भी तो टिश्यू होंगे, जैसे ब्लड टिश्यू है, बोन के सेल भी टिश्यू होंगे। मसल्स, मायोसाइट मसल्स के जो सेल होंगे, ठीक है, वो भी टिश्यू कहलाएंगे। टिश्यू का मतलब होता है क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हमारा सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किडनी के लिए, किडनी किससे मिलकर बनी? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से मिलकर बनी, तो नेफ्रॉन सेल हो गई, एक सिंगल सेल हो गई। ठीक है, और नेफ्रॉन से मिलकर हमारा क्या बन गया? किडनी का टिश्यू बन गया। ठीक है, वो टिश्यू मिलके क्या, सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? किडनी एक ऑर्गन फॉर्म बनाएंगे। ठीक, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए हार्ट जो हमारा किस तरह के टिश्यू से बना हुआ है? मायोकार्डियल। मायोकार्डियल मतलब हो गया, मायोकार्डियल सेल क्या हो गया? हार्ट की सेल। मैंने कल बताया था क्लास में, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, 3 टाइप की मसल बताई थी, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, ये सब भी सेल से मिलकर बने। तो मसल से जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और बोन हमारा ऑस्टियोसाइट से मिलकर बना है। ऑस्टियोसाइट मतलब बोन की सेल, मायोसाइट मतलब मसल की सेल। ये याद रखना, जहाँ जहाँ ऑस्टियो आएगा वहाँ बोन की बात हो रही है, जहाँ मायो आएगा मसल की बात आ रही है। ठीक, नेफ्रो जहाँ आएगा वहाँ किडनी की बात हो रही है। ठीक, एनाटॉमी तो लिखा हुआ ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, ये तो भी बता दिया। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर टू एलिमिनेट ambiguous description of thousand of structure is impossible without the extensive and often highly specialized vocabulary। तो हमारी बॉडी में इतने छोटे छोटे पार्ट हैं जिसको अलग अलग स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए उनको कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, बताया था कल कितने अलग अलग टाइप के सिस्टम है। 11 सिस्टम होते हैं बॉडी में। मस्कुलर स्केलेटल हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ठीक, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, अलग अलग सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे मेडिकल फील्ड में जैसे कार्डियो वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट अलग बना दिया गया, तो इसको हाईली स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि पढ़ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सुपीरियर इंफीरियर फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते रह जाओगे। ठीक, समझ में नहीं आएगा कहाँ का फ्लेक्शन कहाँ का एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसको इसी तरह डिवाइड किया गया है अलग अलग अप्रोच टू स्टडी एनाटॉमी
तो एनाटॉमी की स्टडी हम लोग रीजनल वाइज में करते हैं, सिस्टमिक वाइज करते हैं और क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी भी कहते हैं, उस वाइज भी करते हैं। ठीक, अब रीजनल में क्या हो गया? रीजन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, बॉडी का पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये हमारा अपर लिंग हो गया, ये भी एक रीजन है। ठीक, आपने एनाटॉमी की बुक उठाओगे तो उसमें रीजनल एनाटॉमी लिखा होगा। जैसे बीटी चौरसिया उठाएंगे तो उसमें 3 वॉल्यूम रहते हैं। बीटी चौरसिया बुक उठाएंगे एनाटॉमी की, उसमें आपको 3 मिलेगा, एक में हेड एंड नेक का मिलेगा, एक में एब्डोमेन एंड थोरैक्स का मिलेगा और एक में अपर और लोअर लिम्ब मिलेगा। तो ये क्या है? अलग अलग रीजन है। रीजनल एनाटॉमी मतलब अलग अलग रीजन। जैसे हमें आज अपर एक्सट्रीमिटी पढ़ना है तो आज किसी की सारी बोन, मसल ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। हमारा ट्रंक हो गया, ये भी रीजनल में आता है। सिस्टमिक में क्या हो गया? सिस्टमिक वाइज अगर एनाटॉमी में पढ़ा रहे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो हार्ट पढ़ाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? पीछे बैठे आप लोग समझ रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? बताओ ना, सुनाई नहीं दे रहा? हमें लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो शांत बैठे। थोड़ा आगे आप लोग बैठो जहाँ खाली है सीट, हवा नहीं लग रही। चलो मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो रीजनल एनाटॉमी आपको समझ में आया? पीछे वालों को पढ़ा तो आगे अपने आप पढ़ लेंगे। रीजनल एनाटॉमी आपको समझ में आ रहा है? बॉडी का कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हेड एंड नेक, ये अलग रीजन है। थोरैक्स, एब्डोमेन अलग रीजन है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब दोनों अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें अलग अलग रीजन के बारे में, रीजन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिस्टम के बारे में, पूरा होल सिस्टम। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया। तो हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो केवल क्या हेड की मसल, हेड की बोन थोड़ी ना पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। हेड की पढ़ेंगे, थोरैक्स की पढ़ेंगे और अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की पढ़ेंगे। ठीक है, सारी पढ़ेंगे ना। तो जब हम आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो पूरा सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो पूरा किडनी से लेके यूरेथ्रा तक पूरा पढ़ाएंगे। ये पूरा सिस्टम हो गया, समझ रहे हो? अगर आप कार्डियोवैस्कुलर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हार्ट पढ़ाएंगे, आर्टरी, वेन्स पढ़ाएंगे साथ में। ठीक, तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी हो गया। ठीक है, क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी में क्या हो गया? हमारे उससे डिजीज से रिलेटेड, जैसे ट्यूमर पढ़ा रहे हैं, ठीक, वो भी एनाटॉमी में आ गया। ठीक, किसी टिश्यू की एब्नॉर्मलिटी या क्लिनिक से जुड़ा हुआ चीज़ें, क्लिनिकल चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं डिजीज से रिलेटेड, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ये सब तो आपको पता है कि शोल्डर, थोरैक्स, एब्डोमेन, ट्रंक, ये सब ये बॉडी का पार्ट पता है आपको। एल्बो इसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये सब तो बेसिक चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो एनाटॉमी में हम लोग देखो ऐसे तो थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एनाटॉमी हम लोग बाई रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। हेलो पीछे, ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कैसे पढ़ते हैं? एक्सरे देखकर, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई देखकर ऑर्गन की पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, उसका शेप क्या है, साइज क्या, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, जैसे इसमें आपको ये इसमें भी हम लोग एनाटॉमी में आपको बता सकता हूँ। एनाटॉमी का मतलब क्या होगा? ऑर्गन के बारे में स्टडी। तो यहाँ पर हम लोग हार्ट की और लंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कैसी है एनाटॉमी? रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी। जो एक्सरे या सीटी स्कैन, एमआरआई देख के हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, उसे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोल देंगे। ठीक है, रेडियोग्राफिक। सेक्शनल एनाटॉमी एंड एंडोस्कोपी। डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है ना, डॉक्टर को एनाटॉमी देखनी है पेशेंट की, तो एंडोस्कोपी के थ्रू देखता है। एंडोस्कोपी जानते हैं आप लोग? एंडोस्कोपी जानते हैं? स्कोपी का मतलब क्या होता है? मेरे साथ में मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ते चलो। ठीक, स्कोपी का मतलब होता है पेपर लेके एक कागज पे आप लोग लाइन से अपना अटेंडेंस लिखते जाइए और उसके आगे कोर्स का नेम भी OTPT एमएनटी लिख देना। ठीक है, एंडोस्कोपी में बता रहा था
एंडोस्कोपी के मार्केट क्यों की जाती है? एंडोस्कोपी क्यों करी जाती है? एंडोस्कोपी क्यों करी जाती है? डॉक्टर एंडोस्कोपी क्यों करता है? स्टडी करने के लिए। डॉक्टर भी तो स्टडी करता है। पेशेंट कह रहा है उसके गले में दर्द है, खाना खाने में गले में गड़ रहा है, खाना अटक रहा है, या लाल घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर ऐसे कैसे देखेगा? पेशेंट तो लाइव है ना, उसका डिसेक्शन तो करके देख नहीं लेगा, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से देखेगा। एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन विधि से। एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है ना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें भी कैमरा लगा होता है। एंडोस्कोपी करते हैं जांच के लिए। पेशेंट के गले में दिक्कत है तो कैमरा डाल के चेक करता है ना डॉक्टर, स्क्रीन में देखता है ना उसको, तो वो एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी का मतलब, एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। इस तरह आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को उसका अपोजिट वर्ड भी पढ़ते जाइए, एंडो एक्सो, ठीक है। सुप्रा इंफ्रा, जहाँ कहीं सुप्रा ऑर्बिटल जैसे वर्ड आ गया, ठीक। सो ऑर्बिटल मतलब पता होना चाहिए, आँख को बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। तो सुप्रा ऑर्बिटल हो गया, आँख के ऊपर सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, ठीक। तो एंडोस्कोपी, स्कोपी मतलब देखना। टेलीस्कोप होता है, स्कोप लगा होता है लास्ट में सफिक्स। स्कोप मतलब देखना, एंडोस्कोपी मतलब अंदर की तरफ देखना, ठीक। तो एंडोस्कोपी से आप जैसे इसको बेचारे को हर्निया है मान लो, यहाँ पर भी हर्निया होता है। हर्निया का मतलब पता है क्या होता है? हर्निया भी एक मेडिकल टर्म है। हर्निया में क्या होता है? ये सब चीज़ें आपके सामने आप रोज सुनते होंगे, आप लोग कोई ना कोई आपके सामने बात करता होगा। हर्निया सुना है कभी आपने? कोई आप बोला होगा कि इनको हर्निया है, ऑपरेशन कराना है। हर्निया का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन का एक अपनी जगह से बाहर निकल जाना। हमारे जितने भी ऑर्गन है किसी न किसी सैग में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। जैसे हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन हैं वो उसमें पेरिटोनियम कैविटी में सेफ है। हार्ट किसमें सेफ है? पेरिकार्डियम में। और लंग्स किसमें? लंग्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जो लंग्स को एक्सटर्नल फोर्स से प्रोटेक्ट करती है। उसे क्या बोलते हैं? रिब केज टू बोन को कहते हैं। बोन हमारी जो रिब केज है, रिब केज और लंग्स के बीच में कुछ होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। दो लेयर होती है, प्लूरल एक सिरस लेयर। उसके बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये पसलियाँ ऊपर जाती है ना, तो फ्रिक्शन ना हो लंग्स और पसलियों के बीच में, फ्रिक्शन ना हो, जिससे इसके लिए उसके ऊपर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब किसी को निमोनिया हो जाता है तो ठीक है, तो उसमें हवा भर जाती है, पानी भर जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी को निमोनिया बोलते हैं। अब आप लोग को मेडिकल टर्म साथ में, न्यूमो मतलब हवा, न्यूमो का मतलब क्या होता है? हवा, ठीक है। तो कहीं भी शरीर में कहीं हवा भर गई है तो उसे न्यूमो वर्ड यूज होगा। न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं, निमोनिया को न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं। थोरैक्स में पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना, जैसे बोलते हैं ना निमोनिया, हवा भर जाना कभी, वो हाइड्रोथोरैक्स होता है। पानी भर जाना मतलब हाइड्रोथोरैक्स। जहाँ पर हाइड्रो वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? पानी। हाइड्रोसिफेलस सुना है नाम किसी ने? सिफेलस जहाँ वर्ड आएगा मतलब ब्रेन की बात होगी, तो ब्रेन में पानी भर जाना। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनका सर इतना बड़ा हो रहता है। कभी टीवी में कहीं वीडियो में देखा है ऐसा मरीज? छोटा बच्चा जिसका सर बड़ा रहता है और शरीर छोटा सा रहता है, तो उसके ब्रेन में पानी भर जाता है, तो हाइड्रोसिफेलस का पेशेंट होता है, सर्जरी से ठीक हो जाता है। तो एंडोस्कोपी आप लोग समझ गए। मेरे साथ मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो आप लोग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताता चलूँगा साथ में, इससे आगे चल के आसानी हो जाएगी। कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है, समझ रहे हैं? एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब विजुअल देखना, अंदर देखने के लिए क्या एंडोस्कोपी करी जाती है, ठीक है। ये एंडोस्कोपी की हुई थी। अब ये भी एनाटॉमी है, ये भी स्टडी है। हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की भी तो स्टडी कर रहे हैं। जैसे बाहर हम स्किन को देख पा रहे हैं,
लेकिन हमारे स्टमक के अंदर क्या चल रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, हम नहीं देख पा रहे हैं, ना दिखा सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते क्योंकि बिना एंडोस्कोपी के देखना पॉसिबल नहीं है। या तो कैडेवर में देखोगे आप लोग, कैडेवर जानते हैं आप लोग, कैडावर जानते हैं, कैडावर, कैडावर मतलब डेड बॉडी, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, किस पे करते हैं, डेड बॉडी जो रहती है उसे बोलते हैं कैडावर। तो हम लोग उसे डेड बॉडी नहीं बोलेंगे, कैडावर बोलेंगे, ठीक, सी से होता, सी से कैडावर। ठीक है, आगे बढ़े। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग अभी सिस्टमिक एनाटॉमी आ गया। सिस्टमिक एनाटॉमी मैंने बताया था हम लोग सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं, बॉडी में जितने सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं। तो ये बॉडी में जितने सिस्टम देख रहे हैं, अब मैं अभी यहाँ पर फिर वही मेडिकल टर्मिनोलॉजी बार बार आ जाता है। जब तक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोग समझेंगे नहीं, मैं जैसे कोई टर्म बता रहा हूँ तो उसको नोट कर लो, ठीक है, गूगल में कहाँ तक देखते रहो, डेली का डेली लिख लिया, ठीक, एंडो बताया, एसओपी बताया, ठीक, एक एक अलग अलग है, टॉमी बताया, ठीक, मतलब कट करना। एक ऑपरेशन थिएटर में एक प्रोसेस होता है ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी। अब आपको ट्रैकिया पता है, ट्रैकिया पता है कि नहीं पता है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं, सांस लेने की नली जो सबसे आगे फील होती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया पता है आपको। और मैंने बताया टॉमी जहाँ वर्ड लगेगा तो कट करना, कट करना। तो ट्रैकियोस्टमी की जाती है ओटी ऑपरेशन थिएटर में। ओटी टेक्नीशियन वाले बच्चे कहाँ हैं, ओटी वाले, अरे तुम लोग समझो ना। ट्रैकियोस्टमी तो पेशेंट लेटा होता है, आपने देखा होगा आईसीयू में पेशेंट देखा है, उसकी यहाँ पर एक कट करके यहाँ पर पाइप डालते हैं, देखा, लेकिन उसको कहते क्या नहीं पता होगा। उसकी उस पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी की जाती है। ट्रैकियोस्टमी किस लिए की जाती है सब लोग जानो लीजिए। जब तो कहोगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट देखा था, मैं उसके पाइप पड़ा था गले में, तो मेडिकल के स्टूडेंट तो ऐसे बोल नहीं सकते। तो आप लोग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इससे क्या होगा, जब आप लोग जॉब में जाएंगे ना, इंटरव्यू देंगे, जॉब में जाएंगे, तो आपका सीनियर मान लो सर्जन से आपका मुकाबला होगा, ठीक, सर्जन के सामने आप क्या बोलोगे, मेडिकल टर्म बोलोगे तो समझेगा पढ़ा लिखा बच्चा, रिस्पेक्ट देगा आपको, आपका सीनियर आपको रिस्पेक्ट देगा। नहीं तो कहेगा इधर उधर से कहीं से पढ़ के आया है, और फिर वहाँ छोटे मोटे काम करवाएगा, आपको मेन ओटी में नहीं ले जाएगा, कहेगा पहले जाओ पहले पढ़ के आओ। यही तो होता है, यही तो होता है। जब आपको नॉलेज होगी तो आपको काम भी सिखाएगा। जब आपको नॉलेज ही नहीं, मैं अपना पेशेंट आपको दे दूंगा देखने के लिए, जब आपको मुझे पता है, आपको पता ही नहीं, बिगाड़ दोगे केस, ठीक है। बोला जाएगा राइल्स ट्यूब, राइल्स ट्यूब कहाँ डाली जाती है, राइल्स ट्यूब जानती हैं आप लोग। जब कोई ओटी में जब कोई पेशेंट, मतलब इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आता है, आप लोग समझो एक बार, सभी को समझना चाहिए, ओटी वाले खास तौर पर समझिए। जब कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और उसने मान लीजिए कोई पॉइजनस चीज़ खा ली है, ठीक है, पॉइजनस चीज़ खा ली, कोई टिकिया खा ली, सल्फास की टिकिया खा ली है, या जहर खा लिया, चूहा मार दवाई खा ली है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसको वोमिट कराई जाती है। नहीं कर पा रहा है वोमिट, वैसे तो कर देता है ज़्यादातर, नहीं हो रही तो क्या किया जाता है, राइल्स ट्यूब डाली जाती है, राइल्स ट्यूब डाली जाती है। राइल्स ट्यूब को क्या बोलते हैं, लिखो लिखो लिखो, जब लिखा करो, तुम लोग भी लिखो, सब लिखो भाई। राइल्स ट्यूब, राइल्स ट्यूब, RYLES, राइल्स ट्यूब, RYLES, राइल्स ट्यूब डाली जाती है जब कोई पॉइजनस चीज़ खा लेता है, ठीक है, तो उसको वोमिट कराई जाती है। तो वोमिट से नहीं निकल रहा है तो उसके स्टमक में पड़ा हुआ है ना, अभी तुरंत तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो स्टमक में पड़ा हुआ है, उसको स्टमक से उल्टी वोमिटिंग के थ्रू तो निकल नहीं रहा है, तो कैसे निकाला जाएगा, इंजेक्ट करके निकाला जाएगा, कैसे, पाइप डाल के। तो उस जो पाइप को कहाँ डालते हैं, स्टमक में, किसके थ्रू, ईसोफेगस के होते हुए जाएगा ना, जो खाने वाली जो नली है, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में डालेंगे, और उसे डालेंगे क्या, नॉस्ट्रिल से। तो राइल्स ट्यूब आपने लिख लिया,
राइस ट्यूब के आगे ब्रैकेट में लिखिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। देखो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग को ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से आगे जितना जल्दी सीख लेंगे आप, है ना। आप लोग ब्रैकेट में लिख लो राइस ट्यूब के आगे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब भी बोलते हैं। ओटी में जाओगे, ओटी वाले बच्चे आप लोग जाओगे, सर्जन बोलेगा या डॉक्टर कोई सीनियर बोलेगा जाओ एनजी ट्यूब ले आओ, ऐसे ही तो बोलेगा। तो वहाँ जाओगे ढेर सारे पाइप पड़े हुए हैं, आपको समझेंगे कौन सा पाइप मंगाया, बोलते हैं एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और ब्रैकेट स्लैश करके एनजी ट्यूब। ठीक है, मैं साथ में आपको प्रैक्टिकल चीज़ भी बता रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें साथ में बताता चलूँगा, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ क्लास में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो एक पाइप होता है, ठीक, जिससे हम लोग उसके स्टमक में जितनी भी गलत चीज़ें पड़ी हुई थी उसने खा लिया है, ठीक है, पॉइजन वगैरह, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एनजी ट्यूब डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से फिर कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर कहाँ जाएगा, स्टमक में, ठीक। एक तो एनजी ट्यूब हो गई जिसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, राइस ट्यूब भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके, ठीक है, 3 नाम है। अब कम पढ़े लिखे रहोगे तो क्या करोगे, एनजी ट्यूब को कहाँ डाल दोगे, लंग्स में डाल दोगे, पेशेंट मर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। क्योंकि अब इसका काम, राइस ट्यूब का काम कहाँ पड़ता है, उसकी जो सेक्रीशन है उसको रिमूव करने के लिए, गैस्ट्रिक सेक्रीशन रिमूव करने के लिए, और कोई चीज़ एसिड ज़्यादा बन गया है तो उसको रिमूव करने के लिए पाइप से इंजेक्शन के थ्रू खींच के निकाल देंगे, ठीक है। और पहला हो गया गैस्ट्रिक सेक्रीशन रिमूव कर, लिख लो एनजी ट्यूब का काम भी लिख लो, टू रिमूव सेक्रीशन, टू रिमूव गैस्ट्रिक सेक्रीशन। ठीक, और किसमें यूज करेंगे उसे, सेक्रीशन, ठीक है। तो और लिख लीजिए फॉर टॉक्सिक रिमूवल, ठीक, वो टॉक्सिटी तो है, पॉइजन खा लिया, टॉक्सिन तो है, टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और किस चीज़ के लिए यूज होता है एनजी ट्यूब, जो ना पिक्चर देखिए, मूवी देखिए, पेशेंट बेड पे लेटा रहता है, नाक में कोई पाइप पड़ा रहता है, किसी के यहाँ लगा रहता है, किसी के यहाँ लगा रहता है, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का और क्या काम होता है, फीडिंग कराना। जो पेशेंट, मान लो किसी के माउथ की सर्जरी हुई, माउथ की सर्जरी हुई है, उसका मुंह तो बंद है, मुंह तो खोल नहीं पाएगा, खाना कैसे खाएगा, तो उसे नाक से खाना खिलाया जाएगा ना, लिक्विड डाइट दिया जाएगा ना उसे, लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, मुंह खोल नहीं पा रहा है, खाना चबा के खा नहीं पाएगा और डाइजेस्ट ठीक से कर नहीं पाएगा क्योंकि पेशेंट तो लेटा हुआ है, तो उसको लिक्विड डाइट दिया जाएगा ना, या सेमी सॉलिड डाइट दिया जाएगा। लिक्विड या सेमी सॉलिड, सॉलिड डाइट तो खा नहीं पाएगा, रोटी सब्जी तो खा नहीं पाएगा, दूध दिया जाएगा, जूस दिया जाएगा, ठीक है। तो किसके थ्रू दिया जाएगा, एनजी ट्यूब के थ्रू दिया जाएगा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, ठीक है। ये सबके काम आने वाली चीज़ है, क्या पता कोई कहीं क्लिनिक ही बोल ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग साइड में अपना साइड बिजनेस करते हैं, क्लिनिक भी चलाते हैं, ओटी वाले तो जरूर। तो पहला है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब टर्मिनोलॉजीज का इसका मतलब भी लिखते जाना। इंटेगुमेंट्री का मतलब होता है, बताएगा कोई, स्किन, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। स्किन को क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में पता ही आपको ब्रैकेट में बोन एंड जॉइंट लिख लो। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन एंड जॉइंट पढ़ते हैं, केवल बोन लिखना, जॉइंट में लिखना। जॉइंट के लिए आर्टिकुलर सिस्टम। आर्टिकुलर सिस्टम, जहाँ कहीं भी आर्टिकुलर वर्ड आएगा उसका मतलब जोड़ के बारे में बात हो रही। जोड़ समझ रहे हो, ये जोड़, जॉइंट्स। आर्टिकुलर का मतलब हो गया जॉइंट्स के बारे में स्टडी, ठीक है।
जैसे आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस होता है, पेशेंट को तो सुना होगा ना आर्थराइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब दर्द, सूजन, रेडनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट, स्वेलिंग, ये इन्फ्लामेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। और आर्थ मतलब हो गया जॉइंट, ARTH, आर्थराइटिस। आर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो आर्टिकुलर सिस्टम में क्या होगा, हम लोग जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स, बॉडी के कितने जॉइंट्स हैं। मस्कुलर सिस्टम हो गया, ये बता दिया, मस्कुलर में मसल आता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम ब्रेन और नर्व्स आती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एलिमेंट्री सिस्टम ब्रैकेट में लिख देना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, GI लिख देना। एलिमेंट्री का मतलब क्या हो गया, देखो मेडिकल में हर चीज के दो नाम है, किडनी भी कहते हो, नेफ्रो भी कहते हो, लीवर भी कहते हो, हेपेटो भी कहते हो, ठीक है। हार्ट भी कहते हैं, कार्डियो भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट वाला हमारा एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री सिस्टम के आगे ब्रैकेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिख लेना, ठीक है। GI सिस्टम लिख लेना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक। ये मैंने दो नाम इसलिए बता दे रहा हूँ, आगे चलकर कभी सामने आए कंफ्यूजन ना हो। डिसेक्शन किया था कभी 10+2 में, डिसेक्शन किया था, डिसेक्शन था कि नहीं आप लोग? इंटर में डिसेक्शन प्रैक्टिकल नहीं था, 10+2 में प्रैक्टिकल था। बायोलॉजी का में प्रैक्टिकल हुआ था, डिसेक्शन नहीं किया था, केंचुए का नहीं किया था डिसेक्शन। अच्छा, मेरे समय में था, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर किया होता तो बता रहता। प्रैक्टिकल में हम लोग को बताया गया था कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हो गया, हमारे पास भी एलिमेंट्री कैनाल है, माउस से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। पीछे वाले सब समझ गए एलिमेंट्री मतलब। GI सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा, हमारा माउथ से लेके ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, ठीक है, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। सर्कुलेटरी में हमारे आर्टरी, वेन्स, हार्ट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद लिम्फेटिक इसी में आ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम भी अलग होता है, लेकिन वो कार्डियोवैस्कुलर, लिम्फेटिक अलग लिख लो, एक लिख लो लिम्फेटिक सिस्टम, लिख लिया। लिम्फेटिक सिस्टम लिखो, जिसको हिंदी में लसीका तंत्र कहते हैं, लसीका तंत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आपने स्प्लीन सुना होगा ना, स्प्लीन, स्प्लीन भी एक ऑर्गन होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिख लिया आपने, पीछे वाले सब बच्चे लिख रहे हैं ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख लीजिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। जहाँ पल्मो वर्ड आएगा, पल्मो, पल्मा जो भी आएगा, वो सब हमारा लंग्स से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। लंग्स वाले डॉक्टर, जो डॉक्टर लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और कौन कौन से लंग्स होते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑर्थोलॉजिस्ट भी होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है। दो तरह के ऑर्थोपेडिक होते हैं डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक के दो तरह के होते हैं, ये सब डॉक्टर भी तो जान लो।
दो तरह के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, जिसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन, ठीक। एक होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक होता है ऑर्थोपेडिशियन जो केवल सर्जरी नहीं करता, केवल दवाई देता है। एक होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक डॉक्टर था, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन था, मैंने उसे ऑर्थोपेडिशियन बोल दिया तो गुस्सा आ गया था। अब कोई सर्जन उसे ऑर्थोपेडिक का फिजिशियन ऑर्थोपेडिशियन बोलो तो गुस्सा आएगा, ठीक है। तो आप समझो, ठीक। और कौन कौन से डॉक्टर को जानते हो, बताओ सब लोग, यही बताओ तुमसे कौन कौन से डॉक्टर जानते हो। अब ऑर्थोपेडिशियन हो गया, ऑर्थोपेडिशियन हो गया। और कार्डियो वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। और न्यूरो वाले डॉक्टर बताओ क्या बता रहे। न्यूरो में दो तरह के डॉक्टर होते हैं, न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन। न्यूरो फिजिशियन MBBS करता है, उसके बाद MD करता है, ठीक। MD न्यूरोलॉजी करता है, वो होता है न्यूरो फिजिशियन। और न्यूरो सर्जन क्या करता है, MBBS करता है, उसके बाद MS करता है, MS न्यूरो सर्जरी में, ठीक। तो वो न्यूरो सर्जन होता है। पता तो कहीं जाओगे हॉस्पिटल में डॉक्टर की डिग्री लेके, पता तो उसने किया क्या है, नहीं तो दिमाग वाले पास घुटना दिखाया होगे, ठीक है। और गुर्दे वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखता है उसे क्या बोलते हैं, यूरोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट, देखो किडनी से हमारा क्या यूरेटर और यूरेथ्रा जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों आधा आधा काम बांट लिया है। ऊपर वाले सेक्शन में किडनी आता है, यहाँ पर किडनी होती है ना, किडनी से भी यूरिन फॉर्मेशन होकर यूरेथ्रा तक जाता है, ठीक। तो ऊपर वाला जिसने देख रहा है नेफ्रोलॉजिस्ट देख रहा है। और बाकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है किसी तो यूरोलॉजिस्ट देख रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे में मर्ज रहता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एक ही में रहता है, ठीक। और कौन कौन डॉक्टर जानते हो, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक। और रेडियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, जहाँ डर्मा वर्ड आएगा वहाँ इस चीज़ की बात होगी, ठीक है। बताइए आप, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया। पल्मोनोलॉजिस्ट की बात हो रही है, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं, या श्वसन रोग विशेषज्ञ, लिख लीजिए याद रहेगा। श्वसन रोग विशेषज्ञ जो एस्थमा के मरीज है, एस्थमा का पेशेंट है या टीबी का पेशेंट है, किसी को टीबी है, लंग्स में टीबी है या एस्थमा की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस है, वो नॉर्मल MBBS फिजिशियन के पास गया है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा सही से, तो किसके पास जाएगा, आप उसको किसको बोल दोगे, जाओ उस वाले डॉक्टर को दिखा लेना। चेस्ट कहोगे चेस्ट फिजिशियन को दिखा लेना, ठीक है। चेस्ट फिजिशियन को या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा लेना, ठीक है। जब बता रहा हूँ सब करके देख लेना, सही में ऐसे मजाक नहीं होता है सब, ठीक। पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक। यूरिनरी सिस्टम आपको पता है, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट देख लेगा। जेनाइटल सिस्टम किसी में आता है, जेनाइटल सिस्टम में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है जेनाइटल में, ठीक है। जेनाइटल सिस्टम में समझ गए, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, कौन सी ग्लैंड, तमाम ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी होती, पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड भी होती है। हार्मोन की ग्लैंड, हार्मोन्स के, हमारी बॉडी में हार्मोन से पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है,
वो कहाँ से सेक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी स्टडी करेंगे इसमें, ठीक। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, किसी को पता है? दो चार नाम बता दो। पाइनियल ऐसे आता नहीं है, लेकिन बात कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो दो तरह की ग्लैंड होती है, हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। क्या बता रहे थे?